बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सऊदी अरब में इस्लामी सरबराही इजलास में इसराइली जारियत की पुरजोर मजम्मत की गई। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सेक्रेटरी जनरल OIC का गजा में जंग बंदी का मुतालबा, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत रुकन ममालिक के सरबराह भी इस इजलास में शरीक हुए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं, किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बनाए जा रहे। जबकि अयाज सादिक साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ 16 माह इकट्ठे हुकूमत की, अगर जरूरत पड़ी तो तमाम जमातों के साथ इकट्ठे मिलकर भी हुकूमत कर सकते हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान साहब इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल के बाद काबीना भी तहलील हो गई है, क्या कहेंगे उनके इंतकाल? देखें, बड़े अफसोसनाक खबर आई सुबह सुबह। ये रात को उनकी तबीयत ख़राब हुई थी आज़म खान साहब की, और उसके बाद उनको हयाताबाद हॉस्पिटल ले गए। उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए उनके। और जनवरी 2023 में ये जब महमूद खान साहब ने जब असम्बली तहलील की थी जी, तो उसके बाद ये आज़म खान साहब ने निगरान वज़ीर आला का ओहदा संभाला था। और ये फ़ौरन ही, यानी इसके ऊपर कोई तहरीक इंसाफ को या किसी भी जमात को इनकी शख्सियत पे कोई इतराज़ नहीं हुआ था। ये ब्यूरोक्रेट रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे सूबे के, कई डिपार्टमेंट्स में इन्होंने काम भी किया, तो बड़ा एक इनका नाम था। लेकिन चूँकि काबीना भी साथ ही चली गई है, तो अब ये नहीं पता कि इसके बारे में वो आइन खामोश है कि जी अब वहाँ पर केयर टेकर कैबिनेट कैसे बनेगी, क्योंकि असम्बली भी नहीं है जी। और अब ये मामला क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, वैसे ये हाई कोर्ट के लेवल पे होना चाहिए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, लेकिन यह है कि अब इसकी एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है इसके बाद। बाकी वो जो मामला चल रहे हैं, सदर के ख़त के ऊपर जवाब आया उनका, वो अभी होगा, वो बहरान अभी बढ़ता रहेगा मरकज़ में, निगरान काबीना और सदर और ये सारे जो मामला हैं। लेकिन सारे बातों के बावजूद मैं फिर वही बात कि 3 महीने से कम मुद्दत रहेगी, और यानी आज के रोज़ जो है ग़ालिबन 3 माह बाद इलेक्शन होंगे जी। और सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के मुताबिक वो इलेक्शन इस तरह से होने हैं कि ये देखें 2018 के अगर इलेक्शंस को देखा जाए ना, अगर हमारी स्लाइड इसमें हो तो हम दिखाएं जरा कि 2018 में क्या हुआ था। देखें 342 का ईवान था, ठीक है, तो 342 के यानी 342 टोटल सीट्स थी नेशनल असेंबली में जी। तो 342 सीट्स में जो है वो 155 PTI की थी, 155, और PMLN की थी 84, 155, 84। तीसरे नंबर पे थी पीपल्स पार्टी 56, 56, फिर MMA 15, फिर MQM 7, फिर बाप पार्टी जो है वो 5, फिर PMLQ 5, BNP 5, GDA 3, शेख रशीद साहब की जमात अवामी मुस्लिम लीग 1, ANP 1, अच्छा इंडिपेंडेंट 4। तो ये मतलब है कि मजमूई तौर पे अगर देखें तो फिर उसमें जमहूरी वतन पार्टी 1। तो ये है 2018 का इलेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर 172 सीटें चाहिए सादा अक्सरियत के लिए, यानी मुस्लिम लीग की हुकूमत तो आ रही है, ये तो तय है। लेकिन मुस्लिम लीग हुकूमत जो आ रही है और हर जगह बात भी चल रही है, और उनकी हुकूमत आ नहीं रही बल्कि उनकी हुकूमत है ऑलरेडी। वो जाहिर है कि पिछले 16 माह भी तो रहे, और फिर उसके बाद ये कंटिन्यूटी भी, मतलब इसके न्यूट्रल कहा जाए, जो भी कहा जाए, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ, क्योंकि वो उस हुकूमत का तसलसल है, तो गवर्नर मौजूद है ना, गवर्नर पंजाब या गवर्नर इसीलिए मौजूद है ना कि उसी पिछले सेटअप का तसलसल है ना, किसी ना किसी हद तक है, मुकम्मल नहीं भी है। तो अब इशू ये है कि ये जो नंबर हैं, इसको ये मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि इसमें तो PTI को भी अक्सरियत नहीं थी। सादा अक्सरियत के लिए उनको जाना पड़ा था, जो है वो PMLQ के पास भी जाना पड़ा था, उनको जाना पड़ा था MQM के पास, और उनको जाना पड़ा था बाप पार्टी के पास, और ये सारे। और उसके बाद फिर अच्छा, इसको अगर 2013 के साथ में मिलाऊं, 2000 अच्छा, तो यानी नवाज शरीफ साहब को, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, PMLN को
सादा अक्सरियत के लिए 172 सीटें चाहिए, क्योंकि वो अभी तक इत्तेहाद नहीं हुआ है सच। और अगर एमक्यूएम के साथ होता है इत्तेहाद, देखिए पार्टियां जमनी हुई, ये ज़हन में रखें। ये अब बड़ा चैलेंज है एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून के लिए कि वो किस तरह से आगे पार्टियां जमनी हुई। मिसाल के तौर पर एमक्यूएम ने कहा कि हम सीट्स देंगे, सही। तो अगर वो सीट्स देंगे कराची से तो जवाब में क्या लेंगे? ऐसे ही तो नहीं देंगे ना, क्योंकि जिसकी जितनी सीट्स होंगी आगे हुकूमत साजी में उसका उतना ही रोल होगा कि भाई हमारे पास इतनी सीटें हैं और हमें इतनी वजारतें हैं, जो भी मामला तय होते हैं। तो अगर वो कराची से सीटें दे देते हैं तो क्या उनको पंजाब से मिलेंगी जवाब में, या उनको उनके साथ वजारतें तय होंगी, क्या होगा? और 84 से 172 कैसे होगा? सादा अक्सरियत, ये ज़हन में रखें। सादा अक्सरियत नहीं मिली, पीटीआई के पास भी नहीं थी। हम दोबारा अगर उन सीट्स उनको देखें तो 84 से 172 पे जाना है सादा अक्सरियत के लिए। देखिए अच्छा, सामने ये जो आईपीपी है, यानी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, वो भी जमनी हुई। अब वो आप उसको जैसा भी कहें, जो भी कहें, वो कुछ ना कुछ सीटें तो लेंगे ना। अच्छा, क्योंकि पीटीआई का वोट अगर कटेगा तो या तो लोग नहीं देंगे, या पीटीआई को देंगे, या उनको देंगे। अच्छा, या ये भी हो सकता है कि कोई नून में चले जाए, लेकिन अभी तक तो नून में नहीं उधर जा रहे, तो उनको अगर आप कुछ भी लगाएं, 10, 15, 20, 40, जो भी आप जितना भी करें, ठीक है, तो उनकी सीटें भी होंगी, क्योंकि उनका इत्तेहाद तो नहीं हुआ। इसी तरह केपी के अंदर परवेज खटक साहब का भी इत्तेहाद नहीं हुआ, तो उनकी भी कुछ ना कुछ सीटें तो होंगी ना जी। तो ये अच्छा, इसी तरह JUIF जो है वो भी कोई ना कोई सीटें लेगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब लेंगे सीटें, तो वो फिर लेंगे, वो जम थोड़ी हो जाएंगे कोई मुस्लिम लीग नून में। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो 84 से 172 पे आना है, ये एक टारगेट है बड़ा, ठीक है, 104। और जबकि वो वोट जो है वो टूट गए हैं, और पीटीआई का भी कोई ना कोई सीटें तो होंगी ना क्रेडिबल। इलेक्शन में तो एक पार्टी 155 से सिफर हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। उनको 2 मिले, 4 मिले, 5, जो भी होगा, कहीं ना कहीं तो होगी ना पीटीआई भी। तो ये अच्छा, इसको अगर 2013 के इलेक्शन से मैं देखूं तो ये 2013 में इस तरह से इलेक्शन था, यानी 2013 में इस तरह से वोट पड़ा था। 2018 के साथ 2013 को कंपेयर करें, उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो 32, ये 32.77 है, और यहाँ पे 31.82 वोट आ गए पीटीआई के। मतलब अगर ये पाई चार्ट हम दिखा सकें तो ये सीटें जो हैं, अब ये किस तरह से इलेक्शन में सादा अक्सरियत 172 तक पहुँचना है, ठीक है। और इधर आईपीपी जो है वो तो बिल्कुल, यानी वो तो देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो तो हर पार्टी ने अपनी एक सीटें होंगी। ये जो मुलाकातें असल में अभी हो रही हैं ना, ये रिजल्ट के बाद होती हैं अमूमन। उसमें फिर ये तय होता है मामला कि जी अक्सरियती पार्टी को सदर कह देते हैं कि आप इत्तेमाद का वोट लें, फिर वो हुकूमत साजी होती है, वो फिर राब्ते करते हैं, बनाते हैं। या पहले अगर होता है तो सीट एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं कि यहाँ पर हमारा बंदा नहीं खड़ा होगा, यहाँ पर आप, लेकिन जवाब में फिर यहाँ पर ये सीट्स होंगी, यहाँ पर आपके लोग खड़े हो जाएंगे, मतलब। तो वो अभी खाका सामने आना है, जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ ना कि वो अभी हमारे सामने पिक्चर आई नहीं है, वो आएगी तो फिर हमें पता चलेगा कि ये सब बंदियाँ किस तरह से हो रही हैं, और ये जो हमने ये जो हुकूमत साजी है ये किस तरह से होगी, ठीक है। वरना तो बिल्कुल ही एक अजब सा मामला हो जाएगा ना कि एक के पास बहुत थोड़ी अक्सरियत है, दूसरे के पास उससे कम है, वो फिर मिल के, वो तो बहुत एक अजीब सी है। तो 84 से कम 150 तक जाएं तो फिर इत्तेहादियों की जरूरत है, 150 तक। तो 150 तक या 160 तक जाएं, या अव्वल तो 2/3 होनी चाहिए या सबके पास जो उनके जहन में है, या ये है कि 172 तो हों कम से कम। अगर 172 से कम तो फिर इत्तेहादी तो फिर वो कैसे, क्या, तो मतलब ये अभी देखना है कि इलेक्शंस तक पहुंचते पहुंचते सब बंदियां, एडजस्टमेंट्स, वादे वईद, क्या कैसे इसकी शक्ल सूरत क्या होती है। सही। और ये इस इलेक्शन में मैंने आपसे कहा ना कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अभी आएगा सामने, उनके साथ क्या, वो किस तरह से, वो पंजाब में वो भी अगर सीटें लेते हैं, कुछ ना कुछ तो लेंगे। पीपल्स पार्टी पूरी आ जाती है पंजाब में, तो वो कहीं ना कहीं से तो वो एडजस्टमेंट करेंगे आईपीपी के साथ। तो अभी काफ़ी इसमें होना है कुछ। आ जाते हैं ज़रा कॉन्फ्रेंस पे, जो कॉन्फ्रेंस आज हुई और जिस पे बड़े दिनों से नज़रें भी थीं और जिक्र भी था, और उसमें क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ।
पहले तो ये हुआ कि अरब लीग दो कॉन्फ्रेंसें होनी थी, एक कॉन्फ्रेंस होनी थी आज और एक कॉन्फ्रेंस होनी थी कल। आज जो होनी थी वो होनी थी अरब लीग की जी। और कल जो है वो होनी थी फिर OIC की। लेकिन आज सुबह फिर ये ऐलान हुआ, तो अरब ममालिक के तो जो सरबराहान हैं, ख़ास तौर पे अमीर कतर, सऊदी अरेबिया, बाकी शाह अब्दुल्ला जॉर्डन के, बाकी जो सारे, वो अब ज़ाहिर है इधर उधर सफारतकारी की पूरी कोशिश हुई, वो सफारतकारी नहीं हो पाई। और अमीर कतर जो है वो मिस्र गए, मिस्र से पहले वो अबू धाबी भी रुके। शेख वहाँ के जो सदर हैं अबू धाबी के, मुत्तहिदा अरब अमारात के, उनसे मुलाकात हुई। मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं उनसे मुलाकात हुई। फिर प्रेसिडेंट सीसी से मुलाकात हुई, जनरल ड्रेड सीसी से, उनसे मुलाकात हुई उनकी। फिर वो कल आ गए थे सऊदी अरेबिया। फिर उनकी जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान से अलग मुलाकात हुई। और ये कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उनकी अलग से अमीर कतर की मुलाकात ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से भी हुई। तो ये अब उसमें ये हुआ कि ग़ालिबन ये एक बात जो आ रही थी वो ये कि अरब ममालिक जो हैं वो किसी एक नुक्ते पे तैयार नहीं हो रहे कि क्या करना क्या है, अब व्हाट नेक्स्ट। तो फिर वो अरब ममालिक का और OIC का, क्योंकि उसमें बात फिर ये की गई कि वहाँ के तो हालात बहुत अबतर हैं। वहाँ के अशिफा हस्पताल में उनकी आखिरी कॉल जो आई है वो ये कि 39 बच्चे जो हैं वो इनक्यूबेटर्स में उनकी लाइट्स बंद हो रही हैं और वो नौज़ायदा बच्चे हैं और वो किसी वक्त भी दम तोड़ जाएंगे। मेरे ख्याल से खबरें जब ये प्रोग्राम जा रहा है तो उस वक्त तक शायद वो बच्चे इंतकाल करना शुरू कर गए थे, क्योंकि वो लाइट्स बंद होनी शुरू हो गई थी शिफा हस्पताल की। और ये इनक्यूबेटर आखिरी था जो जिसमें एक कमरे के अंदर लाइट्स थी, तो बस वहाँ पर भी फायरिंग हो रही है। यानी बच्चे इनक्यूबेटर्स में उनकी जिंदा या मैयत हैं, लेकिन उस कमरे में भी फायरिंग हो रही है और बॉम्बिंग हो रही है और वो अंधेरे में डूब गया। तो जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ जंग हो रही थी, वहाँ लड़ाई हो रही थी। और उसके बाद जो मुश्तरका एलामिया आया तो उसमें यही था कि जी मुतालबा किया गया। अब किससे मुतालबा किया गया ये तो ज़ाहिर है कॉन्फ्रेंस की शुरू का ही बता सकते हैं। उसमें मुतालबा किया गया कि जंगबंदी कर दी जाए और मुतालबा किया गया कि गज़ा को जो है वो फ़लस्तीनियों को उनके हक़ दिलवाए जाएँ और मुतालबा किया गया कि उनको जो है वो मतलब इसराइल का जो है वो सख्त मज़म्मत की गई। ये उस कॉन्फ्रेंस का जो है वो लुबे लुबाब था उसकी कौम उसका, ठीक है। और ये है कि मगरबी ममालिक उनके साथ असलहा ना दें उनको, इसराइल को, ये भी मुतालबा किया गया। तो इन मुतालबात के दौरान वहाँ पे जंग हो रही थी, शदीद जंग हो रही थी और आखिरी वहाँ से हिचकियाँ या कॉल्स आ रही थी कि भाई यहाँ पे कुछ किया जाए। अब आगे क्या होगा ये, अच्छा साथ ही फिर सैयद हसन नसरुल्लाह ने स्पीच की, उनकी भी स्पीच आज हुई और उन्होंने भी ये कहा कि जी अच्छा वो तो लड़ रहे हैं, चूँकि वो तो अपना एक पैरेलल उनका सिलसिला चल रहा है, वो लड़ाई हो रही है नॉर्थ में। लेकिन जो अरब हुक्मरान है, अच्छा OIC की देखें 69 में बनी थी मस्जिद अक्सा का जब सानिया पेश आया था और 57 ममालिक हैं, बड़े साने हुए हैं। OIC कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकती। इसको हमेशा इसीलिए OIC कह के इसका मजाक उड़ाते हैं लोग दुनिया में कि ये चाहे उसके फ़ौरन बाद ये जब सकूते ढाका हुआ था या उसके बाद जब 1982 की लेबनान और इसराइल की जंग हुई, खलीजी जंगें हुई, उसके बाद कत्लेआम होते रहे, उसके बाद कभी वो लीबिया पे कुछ हो रहा है, कभी सूडान में कुछ हो रहा है, कभी कश्मीर का मसला अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये OIC को कोई ऐसा रोल है नहीं, लेकिन इस दफ़ा हालात मुख्तलिफ है। इस दफ़ा हालात पहले से हमेशा से जब से OIC बनी है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा संगीन, क्योंकि इसमें ये वो सूरत हाल है जिसमें वहाँ के लोग देखें, अगर हुक्मरान और हुकूमतें नहीं रोल प्ले करती तो फिर जो प्रॉक्सीज़ हैं या बाकी जो तंजीमें वो अपने मामला हाथों में ले लेती हैं। देखो हुतीज़ फिर और इंतहा पसंदी बढ़ती, ये वो बातें जो मगरिब के लोग कह रहे हैं। अब देखें प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जो बात की है, वो प्रेसिडेंट मैक्रोन सबसे मजबूत आवाज़ बन के आए हैं मगरिब से, आज मगरबी ममालिक से। उन्होंने कहा कि ये जंग बंदी की जाए और ये जो हो रहा है इसके नतीजे में इंतहा पसंदी मज़ीद जन्म लेगी, ये ख़त्म नहीं होगी और मज़ीद दुनिया भर में कार्रवाइयाँ तेज़ होंगी और ये मसले का हल नहीं है। अच्छा अब इसमें हुआ क्या है कि एक तो लंदन में बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है
लेकिन इसमें जो एक इशू बना, अच्छा जब बहुत से रहनुमा जो हैं वो उसमें आए और वो उसमें जो जिसको हम वो आपने देखा होगा ना, वो चेक वाला, वो जो फ़लस्तीनी जो गले में पहनते हैं जी जी मफलर, जो जी कफ़ाया, तो कफ़ाया वो जो है वो कई रहनुमाओं ने तो वो पहना हुआ था। अच्छा वो ख़ास किस्म का है चेक, वो ईरान, ये तैयब उर्दगन साहब ने पहना हुआ था अपने जलसों में यहाँ पे जी वो जी फ़लस्तीन का वो सफ़ेद और स्याह उसके ऊपर पट्टियाँ, तो ये उनका एक अलामत है। ये 1939 में जब मुज़ाहमत शुरू हुई थी तो उस वक्त ये किसान पहना करते थे, फ़लस्तीन के जो किसान थे, काश्तकार थे, वो ये पहनते थे। सही उस सल्तनत उस्मानिया थी। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात करके वापस आ जाऊँ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसकी क्या अलामत है और ये अब इस वक्त इसको किस तरह देख रही है दुनिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा अब हुआ ये कि वो ये तो सल्तनत उस्मानिया थी, तो इसको ये गले में ऐसे पहनते थे फ़लस्तीनी काश्तकार। जो अच्छा जो सल्तनत उस्मानिया में ज़रा फ़लस्तीनी थोड़े से एलीट या थोड़े से अपर या मिडिल क्लास के या शहरी इलाकों में थे, वो ये नहीं पहनते थे, बल्कि वो पहनते थे रोमी टोपी। सही अच्छा जो रोमी टोपी है, जो तरबूज जिसको कह लें या जो भी उसका नाम दें, तो रोमी टोपी यहाँ पर उसको रोमी टोपी, वो रोमी टोपी जो है वो फिर एक सुर्ख रंग की टोपी होती थी और उसके ऊपर ये सल्तनत उस्मानिया में इतनी पॉपुलर हुई थी कि एक ज़माने में इसको फिर वहाँ की फ़ौज जो है उसको भी वो भी ये उन्होंने पहनने शुरू कर दी। और ये रोमी टोपी जो है ये फिर यहाँ पर भी आ गई बर सग़ीर में, और बर सग़ीर में खिलाफत मूवमेंट के जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब या मौलाना शौकत अली, वो ये टोपी पहनते थे। और ये जो टोपी है, अच्छा ये इसको रोमी टोपी, इसका कोई ताल्लुक जो है ये जलालुद्दीन रोमी से नहीं है, इसका ताल्लुक रोम, क्योंकि बाज़ंतीनी एम्पायर, ये सल्तनत उस्मानिया, उसको उस रोम जो है ना उसके साथ नाम इसको रोमी टोपी। लेकिन फिर ये हुआ कि कमाल अतातुर्क ने इस पर पाबंदी लगा दी। अब ये आप तुर्की में नहीं पहन सकते ये टोपी, इस पर पाबंदी लग गई। तो पाबंदी, अच्छा उसके बाद ये हुआ कि यहाँ जो टोपी फिर इस्तेमाल जो हम जो कहते हैं कराकुली टोपी, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये टोपी, ये अलग टोपी थी। जो ये टोपी है ना, जो कैप है, ये जो टर्किश कैप है, जो अच्छा इसको बाद में फिर हमने देखा नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, वो भी यही पहनते थे पाकिस्तान में। उनकी जो कैप है वो इसी तरह की टर्किश कैप हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो कराकुली टोपी थी, वो अलग थी, उसको इसके साथ हमें नहीं मिलाना चाहिए। और मैं सिर्फ टोपी के हवाले से बात करूँ, मुज़ाहमती जो है ना इसमें बड़े ये कैप्स और ये मफलर्स और ये इसमें बड़ा रोल होता है। माज़ूए तुम को देखें आप, उनकी ख़ास एक माओ कैप होती थी। और इसी तरह से अच्छा ये जो इंडिया में गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू जो हैं, वो जो या अभी भी जो अन्य हज़ारे वो जो कैप एक पहनते हैं ना, ऐसे करके बहुत सी कैप नज़र आती है। वो कैप वो जब कैद में थे, गांधी जी जब कैद में थे जनूबी अफ्रीका में, तो कैदियों का जो लिबास होता है उसमें उस तरह की टोपी होती है। सही। तो जब वो हिंदुस्तान आए तो वो अपने साथ टोपी लेकर वो एक कैप अपने साथ ले आए बतौर निशानी, और वो वहाँ पर वो कैप पहनी शुरू हो गई। तो ये कैप जो है ना टोपी, ये एक, और ये आप इनकलाब फ्रांस से उठा लें तो इनकलाब फ्रांस में या उसके बाद जब अमेरिकन वॉर हुई है तो उसमें भी आपको ख़ास किस्म की कैप्स एक नज़र आएंगी कि जो मज़ाहमती जंग लड़ रहे हैं लोग, वो ख़ास उनका दोबारा। तो ये जो है ये मज़ाहमत का एक इस्तारा बन गया 39 के अंदर ये। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि यासिर अरफात ने भी पहना शुरू कर दिया इसको, यासिर अरफात ने पहना शुरू कर दिया, तो उसके बाद ही हमास, अच्छा अब ये जो है ये दहशत की अलामत बन गया पूरी दुनिया में। अब ये जहाँ जिसने पहना होता है तो वो पता चलता है कि हमास का आदमी है, ख़तरनाक आदमी है। हालांकि ये बड़ा पॉपुलर, बहुत मकबूल पूरी दुनिया में ये हो गया था। तो अब लेकिन अब इसको पहन के जब लोग निकलते हैं तो उनके ऊपर जो है वो इसके ऊपर उनके इतराज़ होता है, इतराज़ हो रहा है, जैसे लंदन में मुजाहरा। तो बहरहाल ये करारदाद आज मंजूर हुई और इसमें कोई इसमें यह था कि क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, यानी कोई लाहेअमल नहीं बन सका कि इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं तो क्या होगा, मतलब क्या इसराइल रुक जाएगा, जिन मुल्कों ने सफ़ीर अपने बुला लिए हैं, क्या ताल्लुकात ख़त्म रुक जाएगा,
क्या जो है वो पाबंदियाँ आयद कर दी जाएं तो क्या ये मुनासिब होगा? एक तकसीम पैदा हुई दरमियान में, और उसके नतीजे में कोई फ़ैसला ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से इसराइल रुक सके। सही। प्रेशर आ रहा है पूरी दुनिया से, और प्रेशर आ रहा है मगरिब से ज़्यादा। इस्लामी ममालिक इसके बाद अब वो एड भेजते हैं, ये भेजते हैं, वो जो भी करते हैं वो करते रहेंगे, लेकिन वो जंग रुकवा नहीं सके। ठीक है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये पहले भी हम काफ़ी तो कहे OIC जो है बस एक हो रहा है, बात सब कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट, और सब परेशान भी हैं। जो कि शाह अब्दुल्ला ने बात की है जॉर्डन की, उन्होंने कहा जंग फैलेगी। यही बात सऊदी अरेबिया ने कह रहा है, यही बात ईरान ने कही, ये बात तुर्की ने भी कही, सब ने कही, लेकिन व्हाट नेक्स्ट अ बिग इशू। अच्छा, यहाँ जो एक और इशू है वो है फ्रॉम रिवर टू सी। ये जो एक नारा लग रहा है ना, और बहुत से जो अगर आप देखें कि बहुत से जो जलूस हैं और बहुत से जो बैनर्स हैं, और बहुत ये जो अमेरिका में भी जो है वो एक कांग्रेस वुमेन है, तो उनके ऊपर मैं उनका अगर एग्जैक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिखाऊं तो उन्होंने भी जो है वो यही बात की थी कि ये फ्रॉम रिवर टू द सी, रिवर टू द सी जो है ये होना चाहिए। इसको तलाइब, रशीदा तलाइब ने जो बात की थी, ये मैं 18वीं स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, 18 स्लाइड हार्ट्स की, कि उन्होंने कहा था उनको जो सेंसर्ड कर दिया गया अब, यानी तकरीबन आप समझ लें कि ये निकालने से, यानी कांग्रेस से निकालने से एक मरहला पहले है ये पहले। ठीक है। ये काफ़ी लोग जो हैं इनको अभी तक अमेरिका में किया जा चुका है, लेकिन ये रिवर टू सी, अच्छा रिवर टू सी का स्लोगन जो है ना, ये वो चीज़ है जिस पे तकसीम है। अच्छा, अब इसमें तकसीम इसलिए है कि रिवर जो है वो कौन सा रिवर है, वो है दरियाए उर्दन। सही। ठीक है, दरियाए उर्दन रिवर। सी जो है वो है मेडिटेरियन, तो कहते हैं कि रिवर टू सी फ़लस्तीन है। सही। अच्छा, दरिया उर्दन जो है, ये दरिया उर्दन जो है, ये अगर आप देखें तो ये इसराइल को क्रॉस करता है, और उसके बाद इसराइल को क्रॉस करते करते, यानी इसके एक तरफ मगरबी किनारा है, एक तरफ इसके जो मशरकी किनारा, मशरकी किनारे की तरफ उर्दन है और गोलान की पहाड़ियाँ हैं, और जो मगरबी किनारा है उधर ज़ाहिर है कि इसराइल की फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इसराइल है जी। दरमियान में इसमें आ जाती है जिसको हम कहते हैं सी ऑफ गलीली या बहरे तिब्रिया, सही, और जिसका पानी बहुत कम है। और फिर उसके बाद आ जाता है इसमें एक डेड सी, जिसमें बहुत ज़्यादा नमक है, और जिसमें जो है वो ना मछली है, ना उसमें कोई जानदार है, ना कोई उसमें, ये डेड सी आ जाएगा, बहरे मुर्दार कहते हैं। सही। ये बहरे मुर्दार कोई 4000 साल पुरानी इसकी तारीख़ है, अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद के मुताबिक। सही। और ये वो जगह है जहाँ पे कौम लूत मौजूद थी। सही। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो यहाँ मौजूद थी, और यहाँ पर जब अजाब आया था तो उसके नतीजे में ये बहरे मुर्दार, ये ज़मीन फटी थी, पत्थर गिरे थे, ये पूरी जगह बनी थी। सही। और इसके बारे में जो है, अच्छा मैंने आपसे कहा ना कि इसको ये ज़लज़ला जो है ये 190 किलोमीटर तक तवील था, यानी ज़मीन फट गई थी। ये वो है जो नेशनल ज्योग्राफिक और सारी वो कहते हैं कि कई हज़ार साल पहले यहाँ पे ज़लज़ला आया था, ज़मीन फटी थी, और उसके फटने का, और ये जो ज़मीन फटी थी, जो शगाफ बना था, ये 190 किलोमीटर था। ठीक है, और वो डेड सी बन गया। अच्छा, इसको लूत की झील भी कहते हैं। सही। और लूत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता, और ये बहरे रोम से, जो बहरे रोम मेडिटेरियन है उससे बहुत नीचे है, यानी वो मेडिटेरियन समंदर जो है जी। ये जब यहाँ तक आते आते पूरे इसराइल को या गजा को क्रॉस करते करते यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये उससे 400 मीटर नीचे, यानी बहुत नीचे है ये। ठीक है, इसकी जो सतह है वो बहुत नीचे है समंदर से। सही। और ये एक तरह से आप समझ लें कि लैंडलॉक सी है, चारों तरफ इसके कुछ भी नहीं है, और दरिया उर्दन का कुछ पानी वगैरह इसमें आता है। और इसके बारे में
जो बाइबल में और अहदनामा कदीम में और अहदनामा जदीद, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका ये जो रिवर टू सी के नारे लग रहे हैं ना, इस रिवर टू सी, और ये वहाँ पर जो मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं उसमें भी ये लोगों ने बैनर उठाए हुए हाथ में रिवर। और आज जो ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने जो खिताब किया और जिसको टाइम्स ऑफ इसराइल ने बड़ा कोट किया इसको बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये 23rd स्लाइड। अच्छा, ये रिवर टू सी 23rd स्लाइड जो है ना, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा सऊदी समिट में, सोल्यूशन टू पैलेस्टाइन इज पैलेस्टीनियन स्टेट फ्रॉम रिवर टू सी। अच्छा, इस तकरीर, इस जुमले पे यहाँ पे वो चीज़ पैदा होती है जहाँ पर दो रियासती सोल्यूशन है। एक है दो रियासती सोल्यूशन, पाकिस्तान भी जिस पे कायम है कि जी एक फ़लस्तीनी रियासत आज़ाद होनी चाहिए, तो इसराइल भी एक मुल्क है अपनी जगह, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत भी होनी चाहिए जो सऊदी अरब का फार्मूला भी है, दुनिया का भी। इब्राहिम रईसी जब भी कहते हैं ना फ्रॉम रिवर टू सी, तो इसका मतलब है कि इसराइल गायब हो गया बीच में से। अच्छा, अब इसराइल गायब हो गया बीच में से, तो रिवर टू सी में और टू स्टेट सोल्यूशन में फ़र्क है। मेरे ख्याल से मैं बात समझाने में मतलब रिवर टू सी का मतलब है दरियाए उर्दन से लेके मेडिटेरियन सी तक, बहरे रोम तक फ़लस्तीन है, सही, ठीक है। लेकिन टू स्टेट सोल्यूशन ये है कि यहाँ से दरमियान में मगरबी किनारा है, मगरबी किनारे जो इसराइल है, इसराइल के बाद गज़ा की पट्टी है, ये जो है ये और गज़ा की पट्टी और मगरबी किनारा जो कि दरिया उर्दन का मगरबी किनारा है, ये मिलेंगे। और किस तरह से मिलेंगे अब इसकी कोई क्लैरिटी अब तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें अमेरिका भी मानता है, ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, दो रियासती पाकिस्तान का भी है, लेकिन वो कैसे होगा, तो ये अब एक मसला है कि कैसे होगा, गज़ा को कौन देखेगा, फौजी कार्रवाई करेंगे, सफारती कार्रवाई करेंगे, इसराइल अमेरिका की नहीं सुन रहा, किसी की नहीं सुन रहा, ये रिवर टू सी वाला इशू भी दरमियान में आ गया है, इसको एक ये इसका एक मज़हब से भी ताल्लुक़ है उनके, वो बाइबल की प्रोफेसीज़ हैं मुख्तलिफ, इसके हवाले से उस पर बात हम करेंगे वक्त, लेकिन इशू ये सारा कि वो जंग बंदी नहीं हो सकी। अच्छा, अब इसमें प्रेसिडेंट, अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा, ठीक है। वहाँ सैयद हसन नसरुल्लाह ने खिताब किया, उन्होंने भी वही बात की, हुतीज़ अपनी जगह मौजूद हैं, ईरान जो है अपनी बात करके इब्राहिम रईसी वापस चले गए। मैंने आपसे कहा ना ये 2 दिन होनी थी कॉन्फ्रेंस, लेकिन सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी इसको अरब लीग के साथ ही हम करते हैं। अफ्रीकन समिट भी थी सऊदी अरेबिया में और उसमें तकरीबन सारे ही अफ्रीका के बड़े लीडर्स मौजूद थे रियाद में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी होगी सबको, सारे पहुंचे लोग, उन्होंने आज ये कॉन्फ्रेंस की, इसका एलामिया जारी हुआ, उसमें ये था कि मजम्मत की, मुतालबा किया, इसराइल ने जिस पे बात नहीं सुनी, जंग जारी है, बमबारी जारी है, और जो अब आगे क्या होगा, ठीक है, शहादतें जारी हैं, क्या प्रॉक्सीज उठेंगी, क्या अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल नहीं पास कर पा रही, जंगबंदी नहीं पास करवा रही, वो कामयाब नहीं हो रही, अरब ममालिक अब क्या करेंगे, इसके बाद तो अब मतलब कुछ भी नहीं बचा ना, क्योंकि फ़लस्तीनी वहाँ फंस गए हैं चारों तरफ से, वो गज़ा में फंसे हुए हैं और बॉम्बिंग हो रही है और बड़ी शदीद बॉम्बिंग और गोलाबारी। तो इससे तवक्को ये की जा रही थी कि यहाँ पर कोई अमली कदम का फैसला होगा, कम से कम ये कि कोई ताल्लुकात वगैरह ऊपर नीचे तोड़ेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पर इख्तलाफ पैदा हुआ, एक करारदाद, लेकिन शो नहीं किया इख्तलाफ, लेकिन बस एक करारदाद पेश कर दी, लेकिन जो बैकडोर पीछे जो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में फिर ये हुआ कि कोई तकसीम नज़र नहीं आनी चाहिए, करारदाद तो हम ज़रूर पेश कर दें, लेकिन वो करारदाद जो है वो वही करारदाद है जो पूरी दुनिया कह रही है कि इसराइल अपनी बमबारी बंद करे और गज़ा के अंदर खाने पीने की और सामान की, इंसानी ज़रूरियात की इजाज़त दे और फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिलना चाहिए और असलाह देना बंद किया जाए इसराइल को। तो ये है करारदाद और जंग जारी है वहाँ पे और बमबारी जारी है। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, एक जानिब जो है करारदाद पेश की है और दूसरी जानिब इसराइल की बमबारी जारी है, अभी हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे? देखिए, करारदाद से तो काम नहीं बनेगा और अब इसमें जो प्रीमियर शी जिनपिंग हैं वो जा रहे हैं और जाहिर है कि जो अमेरिका का उनका दौरा कंफर्म हो गया, चाइना ने आज उसको कंफर्म कर दिया, उनका वो दौरा वहाँ पे हो रहा होगा, पीछे ये मामला चल रहे होंगे और यहाँ पर यकीनन जो इसका रद्दअमल होगा, तवक्को की जा रही है कि इसका रद्दअमल होगा और इसमें हिज़्बुल्लाह
या इराक़ में। अच्छा, फिर उन्होंने दोबारा सीरिया के अंदर कल फिर दोबारा अटैक किया अमेरिकन बेसिस पे, और इलाज शहर पे फिर सायरन बज रहे हैं और वहाँ पे लड़ाई हो रही है इस वक्त। अब तो खुल के जिसे कहते हैं कि वो दू बदू लड़ाई हो रही है हर जगह। और इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि मैंने भी जो बात की ना कि इसमें अहदनामा कदीम हो या अहदनामा जदीद हो, इसमें ये झील तिब्रिया के हवाले से इसको बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है दोनों किताबों में। और ये जो मैंने आपसे कहा ना कि ये मेडिटेरियन सी इधर है तो झील इधर है, बहुत नीचे। इसका पानी जितना कम होता जा रहा है तो उनके जो रूहानी पेशवा हैं वो कहते हैं जितना पानी कम होता जा रहा है तो उतना ही थर्ड टेम्पल का टाइम करीब आ रहा है। सही। तो पानी कम होता जा रहा है। और इसमें ये प्रोमिसेस शोन इन जोग्राफी ऑफ इसराइल को अगर कोई देख ले, मैं इसमें एंड ऑफ टाइम में असल में ये सारे मुख्तलिफ जो मज़ाहिब के हवाले से बात कर चुका हूँ, और डेड सी का तो उसमें एक पूरा चैप्टर मैंने किया हुआ है, लेकिन फिर मैं उसमें याद दिला दूँ कि उसमें इस तरह से जो बुक ऑफ इज़ाक़ील है उसमें ये दिया हुआ है कि जी इसका जो पानी है, इसका पानी जो है ये अगर हम देखें, इसमें वो दिखाएंगे स्लाइड जो एक अभी सिंगल स्लाइड थी, दूसरी वाली अगर दिखाएं ना पहले, ये तो बहुत सारी दाखिल के हवाले से। हाँ, ऑन दैट डे वो जो दिन आएगा, द लिविंग वाटर शेल फ्लो आउट ऑफ द यरूशलेम, हाफ ऑफ देम टू द ईस्टर्न सी एंड हाफ ऑफ देम टू द वेस्टर्न सी, इट शेल कंटिन्यू इन द समर एज इन विंटर। ये प्रॉपर बाइबल के अंदर जो इसका जिक्र मौजूद है, ठीक है। और एंड टाइम्स के हवाले से इसमें है। और फिर ये कि जो मशरिकी दरवाज़ा जो मैंने पहले भी बात की थी कि जो यरूशलेम के दरवाजे हैं तो उसमें से जो ईस्टर्न गेट है वो बंद है, जो गोल्डन गेट है। तो गोल्डन गेट जब खुलेगा तो वो उसके साथ पानी का प्रेशर भी होगा, यहाँ के पानी का तो ये जो है अब इसमें मुख्तलिफ वहाँ के लोग जो हैं वो इसको एक बात करते रहते हैं। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये गज़ा की जो लड़ाई है और वो हमेशा होता है, ये हमेशा होता है, लेकिन इसको बताना इसलिए ज़रूरी होता है। बाइबल स्टडी 19 स्लाइड, प्रोमिसेस शोन इन जोग्राफी ऑफ इसराइल, ये देख लिया हमने। फिर उसके बाद ये क्रिश्चियन पोस्ट है, इज़ डेड सी फुलफिलिंग बाइबल्स एंड टाइम प्रोफेसी। फिर उसके बाद जो है ये अच्छा, तो ये इसके ऊपर बहुत मटेरियल है, बहरहाल मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि इसके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ मैं। अच्छा, लेकिन ये जो ABC न्यूज़ है ना 17th, ये फ्रॉम रिवर टू सी, वाई इज पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट स्लोगन अबाउट गज़ा इज़ अ फ्लैश पॉइंट। मतलब ये असल इशू है, क्योंकि गज़ा टू फ्रॉम रिवर टू सी, ये जो है ये बात की थी उन्होंने रशीदा तलेब ने, जिसके ऊपर उनको हटा दिया गया। ये वो बात है जो कि दो रियासती फार्मूले के अगेंस्ट है, क्योंकि दो रियासतें नहीं ना, इसमें तो एक ही रियासत है, इसमें तो रिवर से लेके सी तक फ़लस्तीन है। अच्छा, फिर एसोसिएटेड प्रेस इसमें बात ये कह रहा है कि फ्रॉम रिवर टू सी वाई दीज 6 वर्ड स्पार्क फ्यूरी एंड पैशन ओवर इसराइल हमास वॉर। ये जो जंग की असल अब वजह बन गई है ना, वो ये नारा बन गया है कि जी फ्रॉम रिवर टू सी फ़लस्तीन। अब ये कह रहे हैं फ़लस्तीनी जो मुजाहरे भी हो रहे हैं, जो बैनर्स भी निकल रहे हैं, जो बात भी निकल रही है कि जी हमें तो रिवर टू सी है फ़लस्तीन। अच्छा, रिवर टू सी जो फ़लस्तीन है उसमें अगर हम वो फ़लस्तीन का देखें जो कि 1948 से पहले का जो फ़लस्तीन है, या जो पुराना फ़लस्तीन अगर उसके हम नक्शे दिखा सकें तो उन नक्शों में जो ये देखें, ये फ्रॉम रिवर टू सी, अब ये मुजाहरों में ये लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है ना। पैलेस्टाइन विल बी फ्री और फ्रॉम रिवर टू सी, यानी दरिया उर्दन से लेके बहरा रोम तक, बीच में इसराइल नहीं है, ना कोई मगरबी किनारा है, ना कोई इसमें कोई गज़ा है, एक ही फ़लस्तीन है, दो रियासती फार्मूला तो नहीं है। अच्छा, ये अगर हम देखें तो ये पुराना जो कि पैलेस्टाइन का नक्शा है, ठीक है, ये एट टाइम ऑफ न्यू टेस्टिमेंट, वो ये कहते हैं कि जी ये तो सी ऑफ गैलीली तो मौजूद था, ये आ भी चुका था, ज़मीन फट चुकी थी और ये अजाब आ चुका था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे, ये सोडोम, ठीक है, ये वो कौम है जिसको सोडोम कौम ऑफ। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि इधर समारा और ये जुडिया और ये रियासतें थीं और ये पैलेस्टाइन था पूरा, तो यहाँ तो इसराइल नहीं था, ये जुडिया था, ये ऐसे था, ये डेड सी में खुलता था जाके, ये जो न्यू टेस्टिमेंट के बाद ये था, ये क्रिश्चियंस का क्या। तो अब ये है इसके अंदर, जैसे मैंने पहले जब ये जो भी शख्सियाती प्रोग्राम देखती हैं तो मैंने कहा था कि ये जो यूक्रेन की जंग है इसका एक मजहबी पहलू भी है, और वो ये है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बाज़ंतीनी एम्पायर और फिर उसके बाद जो रोमन एम्पायर और
ये जो चर्च है, ये चर्च को बेजेंटाइनी जो चर्च है, इस चर्च का मरकज़ मॉस्को बन जाएगा, उसका जो है वो वेटिकन है, वेटिकन इनको नहीं मानता। इसी तरह से ये तो मुकम्मल तौर पे यानी कहा जाता है कि दो ही मुल्क जो हैं वो मज़हब के नाम पे बने, एक पाकिस्तान और एक इसराइल। तो वो बना ही इसलिए कि वो एक प्रोफेसी के जी 4000 साल के बाद उनको लाया जाएगा, यहाँ आबाद होंगे वो खुद ही, और जब आबाद होंगे वापस तो उसके बाद ये होगा, ऐसे होगा। तो वो ये नहीं कि वो यहाँ से जाके उनको एक कोई जजीरा दे दिया जाए और कहें वहाँ पर अब इसराइल ले लें, बहुत बड़ा मुसलमान मुल्क कहेंगे जी आप इसराइल ले लें और यहाँ पे बैठ जाए। इसकी ये यहाँ से यानी पाक है वो ज़ात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ के अंदर ये जहाँ से वो आसमानों को गए शब मेराज, इसीलिए इसी तरह से सेकंड कमिंग जो क्रिश्चियंस के यहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सेकंड कमिंग यहाँ से होगी, और उनका जो किंग डेविड ने यहाँ से आना है ज्यूज़ के मुताबिक, और थर्ड टेम्पल बनाना है। तो इसके एक मज़हब का अब इसमें अंसर आ गया और वो बहुत इसको शिद्दत देगा। अब इसमें जो इशू है वो ये है कि जो ये तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी कोई करारदाद वो होती है तो वीटो हो जाता है, मुल्क गायब हो जाते हैं आगे पीछे दाएं बाएं। इधर जो है OIC ने भी आज अपनी मुतालबा पेश कर दिया। ये वो मुतालबा है जो वो पहले दिन से कह रहे हैं ना कि जंगबंदी करो, नहीं हुई जंगबंदी, तो आज भी उन्होंने कहा जंगबंदी करें तो नहीं, जंगबंदी करें किससे कहें, कौन नेतन्याहू करेगा भाई, नहीं हो रही जंगबंदी। अच्छा, अमली कदम कोई उठाएं तो कैसे, क्या, व्हाट, ठीक है। अगर ऑयल को बतौर वेपन यूज़ करते हैं तो फिर उसके बाद एक नया मसला खड़ा हो जाएगा पूरी दुनिया में कि अभी देखें ना, जैसे मिसाल के तौर पे ये डॉलर का हुआ इशू कि डॉलर का हुआ कि जी डॉलर बतौर वेपन यूज़ हो रहा है, तो उधर से साथ ही युआन खड़ा होना शुरू हो गया। अब ऑयल को अगर एज अ वेपन यूज़ करेंगे आप तो उसके नतीजे में एक दुनिया के अंदर एक नया होगा कि अच्छा ऑयल और ये चीज़ें भी बतौर वेपन, क्योंकि अभी आप देखें कि ये जो प्रेसिडेंट शी और जो प्रेसिडेंट बाइडन के दरमियान जो मुलाकात हो रही है उसमें ये हो रहा है कि इकॉनमी हिट नहीं होनी चाहिए। इकॉनमी तो हिट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हिट भी नहीं होनी चाहिए दुनिया के, मगर मसला ये है कि उधर जो 11,000 से ज़्यादा बंदा मर गया है, शहीद हो गया है, उनका क्या बनेगा। और उसमें से अब मैंने आपसे कल भी कहा था कि 60% से ज़्यादा बच्चे हैं। यहाँ आके वो कहते हैं ना बक स्टॉप, यहाँ आके मामला रुक गया कि अब आगे क्या होगा। जो अरब ममालिक ने करना था कर लिया, जो OIC ने करना था कर लिया, जो अमेरिका भी ज़ाहिर विलियम बर्न्स घूम रहे थे, ब्लिंकन, वो भी ख़त्म हो गया सारा। अब जो मतलब व्हाट नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या, बॉम्बिंग जारी है यहाँ से वो, अब नेतन्याहू बिल्कुल वो भी ख़त्म हो गया कि जी आप लोग छोड़ेंगे तो यहाँ से वो हम इमदाद अंदर जाएगी, और मतलब सारी डिप्लोमेसी ख़त्म हो गई ना, बस यहीं तक था जो होना था। सदर इब्राहिम रईसी का क्या मौक़िफ़ होगा, तैयब एर्दोगन क्या कहेंगे, सऊदी अरब क्या कहेगा, पाकिस्तान की क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जॉर्डन बिल्कुल साथ है, महमूद अब्बास की क्या पोजीशन होगी, इजिप्ट की क्या पोजीशन होगी, वहाँ पे भी ये जो चीख आवाज़ें जो उनकी सदाएं हैं फ़लस्तीनियों की, वो इस वक्त मगरबी मुल्क इस वक्त परेशान है कि हमारे यहाँ पे क्या, मतलब वो एक ह्यूमैनिटेरियन तो हमेशा वो मुल्क जो कि फ़लस्तीनियों की खुल के इस मामले की मज़म्मत भी कर रहे हैं, मैं इंडिया में भी, मतलब ये तो नहीं है, फॉरेन पॉलिसीज़ कुछ और हैं, अवाम वो कोई ये तो कहीं पर भी नहीं है ना कि बच्चे वो कह रहे हैं कि वहाँ पर भी ये है कि जी हमास ने किया तो, लेकिन ये बमबारी गलत हो रही है और ये इनको बच्चों को बचाना चाहिए, इंडिया की भी, तो पूरी दुनिया एक चीज़ पे मुत्तफ़िक है, लेकिन करना आगे क्या है, यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो गया जाके। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इनको मार दें सबको और उसके बाद जो है यहाँ पर वो जो अमेरिकन ने कहा था कि महमूद अब्बास यहाँ पे रूल करें। महमूद अब्बास की तो पहली ही प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, वो तो उनकी तो वहाँ पे अब देखें ना, गज़ा के अंदर, गज़ा में नहीं 117 या उससे ज़्यादा लोग तो यहाँ पे शहीद हो गए हैं, मगरबी किनारे में ज़्यादा वायलेंस शुरू हो गया, अब गज़ा के साथ साथ यहाँ वायलेंस शुरू हो गया मस्जिद अक्सा में के आसपास। तो ये मामला अब कहाँ जाते हैं, ये हम कल तक देखते हैं, परसों तक। सदर प्रेसिडेंट शी का दौरा इंपॉर्टेंट है, तैयब एर्दोगन का जर्मनी का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन के साथ उनके मामला ठीक थे, लेकिन वो वहाँ पे जर्मनी का वो दौरा कर रहे हैं अगले हफ्ते, आज उन्होंने बात भी की वहाँ पे। लेकिन इस दौरान जो कुछ लेबनान में, सीरिया में, इराक़ में, गज़ा में, मिस्र में, पूरी दुनिया में हो रहा है, ये अब किस रुख पे जाता है जी। क्योंकि बस ये कॉन्फ्रेंस तो होगी ख़त्म और एक एलामी आ गया और मुतालबे हैं उसमें। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान जी। वो मुतालबे जो पहले दिन से हो रहे हैं और जिन्हें नेतन्याहू नहीं सुन रहा,
और बॉम्बिंग जारी है और अब तो शदीद तर हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस भी एक अलामी पे ख़त्म हो गई है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।